अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान ने वो कर दिखाया है जो जिससे किसी को भी उम्मीद नहीं थी। जब 350 का फट्टा पड़ा तो ऐसा लग रहा था कि भाई हम ट्राई चैंपियंस ट्रॉफी तो बड़ी दूर की बात, ट्राई नेशन सीरीज़ के भी फाइनल में नहीं पहुंच पाएंगे। बट अनबिलीवेबल सीन्स। तो इस वीडियो के अंदर कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो कि ज़्यादा नज़र आ रहे हैं वो भी डिस्कस किया जाए, लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट्स, क्योंकि जो जीत होती है ना वो आपकी खामियों पे भी पर्दा डाल देती है। तो क्या क्या मसले मसाइल हैं अभी भी पाकिस्तान के साथ, वो भी डिस्कस करूंगा। लेकिन पहले यार तारीफ कर ली जाए, ये ना हो कि लोग अभी से गालियां कमेंट्स के अंदर लिखना शुरू कर दें कि यार एक तो पाकिस्तान टीम जीता है और अनबिलीवेबल जीता है, हाईएस्ट चेस इन ओडीआई किया, और तुम फिर भी यार उसमें से कीड़े निकाल रहे हो। तो जाहिर है कीड़े निकालना, एनालिसिस करना तो मेरा एक किस्म से काम है और हॉबी है। और कीड़े निकालने की बात हुई तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ। मैं हूँ अनस नवीद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की बात पॉडकास्ट ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ मैं एनालिसिस करता हूँ, डाइसेक्ट करता हूँ क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट न्यूज़ से रिलेटेड न्यूज़ करता हूँ। सो इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल यू नो व्हाट टू डू। बट स्टार्टिंग करते हैं इसी मैच से, जो है पाकिस्तान का मैच था आज। 352 का रन्स जो पड़े, और खामियों की अभी मैं बात स्टार्ट नहीं करूंगा कि 352 कैसे पड़ गए, किसकी वजह से पड़े, वो एंड में बात करेंगे। लेकिन जो इस टाइम मौजू बना हुआ है, हर तरफ से आवाज़ आ रही है मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा, सलमान अली आगा। मुझे वैसे अगर पर्सनली स्पीकिंग बड़े डाउट्स थे सलमान अली आगा पे। ठीक है, टेस्ट के अंदर आप उसको लेके साथ चल रहे थे, T20 में तो खैर उसकी अभी फ़िलहाल जगह नहीं मुझे फील होता था कि नज़र आ रही। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए ये खेल रहा था और बड़ा अच्छा, मतलब इसको वो साथ लेके चल रहे थे, ग्रूम भी कर रहे हैं शादाब खान का सक्सेसर उसको इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। बट उसने आज जो करके दिखाया तो भाई बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, अप्रिसिएशन बनती है। और ना ही सिर्फ इसकी बल्कि हमारे रिजू सुपरमैन की। ये हमारे सुपरमैन जो हैं इन्होंने भी, सुपर रिजी अगर कहा जाए तो ये भी गलत नहीं है। और इन्होंने भी यार, कि मतलब जिन जिन लोगों को डाउट होता था ना कि भाई कब कर लेगा, कि बाबर आजम पे होता है कि भाई कब फिनिश करेगा, रिजवान और बाबर ने कोई अगर मैच फिनिश किया तो वो इंडिया वाला किया। उसके बाद से हमें इनकी कोई ऐसी इनिंग्स याद नहीं पड़ती जिस तरह से इन्होंने मैच फिनिश किया, जैसे कि आज किया। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री में पिछले 5-6 सालों में आज का दिन बड़ा मोनूमेंटल है इन टर्म्स ऑफ बाबर आजम और रिजवान। बाबर की तो खैर ज़्यादा बात नहीं होगी, रिजवान की बात होगी। तो रिजवान के लिए बहुत बड़ा मोमेंट था। क्यों? क्योंकि इन्होंने मैच फिनिश किया, कैलकुलेशन इनकी बड़ी फिट रही। इन्होंने स्कोर बोर्ड के ऊपर जिस तरह से अपना प्रेशर को अब्जॉर्ब ना सिर्फ किया, बल्कि आने वाले के लिए भी आसानी गेम करते रहे। किसी भी, जब इनकी पार्टनरशिप लगना शुरू हुई और वो रॉक सॉलिड हो रही थी, वहाँ पे हर एक क्रिकेट फैन या हर एक एनालिस्ट या हर एक फॉर्मर क्रिकेटर की बात में एक ही होगी कि यार अगर अब तुम सेट हो गए हो ना तो तुमने मैच फिनिश करके आना है। और एग्जैक्टली पाकिस्तान ने ये क्लोज कॉन्टेस्ट नहीं होने दिया, 6 बॉलों पहले ही मैच खत्म हो गया। इसका मतलब ये कि इन दोनों ने ऐसी फाउंडेशन सेट की, अपनी जगह सिमेंट की और बिल्कुल फिनिश करने की कोशिश की, जिसके अंदर कामयाब भी हुए। तो हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ देम फॉर टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क विद द बैट। और फिर दूसरा, एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज समझे, केमिस्ट्री चली, कैलकुलेटेड रिस्क लिए, बीच बीच में मतलब इनकी लक भी साथ चली इन इन टर्म्स के, मतलब जहाँ वो शॉट खेल रहे थे वहाँ पे कोई फील्डर मौजूद नहीं था, कैलकुलेटेड रिस्क थे। जो सिक्सेस हैं वो बेशक कम मारे, लेकिन जो भी मारे कैलकुलेटेड मारे, पक्के मारे, और वो लग भी गए, कोई टॉप एज नहीं हुआ। तो हैट्स ऑफ टू देम। और लेकिन ये है कि उन्होंने भी भाई बड़ी धुलाई की हमारी। अब आप ये देखो कि उनके जो कैप्टन है उन्होंने भी 82 मारा, फिर मैथ्यू ने भी 83 मारा, और फिर क्लासन ने तो कुछ ज़्यादा ही धो दिया, 56 के ऊपर जो 87 मारा। उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर बड़ा डेंट लगा, बड़ा प्रेशर पड़ा। और फिर मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई, उसके अंदर जो उनसे क्वेश्चंस हुए वो भी डिस्कस करूंगा मैं। मोहम्मद रिजवान से पूछा गया अभी प्रेस मैच के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि यार आप इस चीज़ को किस तरह लेते, तो उन्होंने इस चीज़ का इजहार किया कि यार जब क्लेसन की इनिंग से हमने 320 सोच के बैठे हुए थे कि हमें 320 300 के अराउंड टारगेट बनेगा, लेकिन जब 350 हुए तो हमारा मोरल डाउन हुआ। और उस पर उन्होंने ये बात कही कि हमें ये था, अच्छा स्टार्ट चाहिए था, फ़खर ने और बाबर ने हमें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्टार्ट दिया,
तो उससे हमारी टीम को कॉन्फिडेंस मिला। लेकिन जब 91 फॉर 3 हुए तो कहते फिर जनाब मैं तो ऐसे था कि जनाब साहब मैंने कहा मैंने स्कोर बोर्ड अभी नहीं देखना, अभी मैं सिर्फ अपनी फाउंडेशन सेट करने के चक्करों में पड़ा रहूँगा। और फिर उन्होंने यही काम किया, उन्होंने अपनी फाउंडेशन सेट की। उन्होंने कहा कि मैंने तकरीबन 20-25, जब 25वें ओवर या 30वें ओवर तक मेरा ये था कि मैंने स्कोर बोर्ड नहीं देखना, मैंने सिर्फ अपनी नेचुरल गेम करनी है। आगा को भी मैंने ये कहा भी ना करो। और फिर कहते हैं मैंने 5-5 ओवरों के हिसाब से हमने आपस में टारगेट सेट किया कि नेक्स्ट 5 ओवरों के अंदर हमने ये खेलना है, नेक्स्ट 5 ओवरों के अंदर हमने इतने स्कोर बनाने हैं। और वो 5-5 ओवरों की गेम हमने करते कराते फिनिश तक ले गए, हम एंड का सोच ही नहीं रहे थे। तो उनकी ये टैक्टिक लिहाज से चल गई। और फिर दूसरा उनसे क्वेश्चन हुआ बॉलिंग के हवाले से इन टर्म्स कि जब पाकिस्तान को इतनी मार पड़ी है तो उस मार का आपको नहीं लगता क्योंकि आपकी खामियां छुप गई हैं कि 350 स्कोर आपने खा लिया है। तो उस पे उन्होंने जवाब दिया कि यार जो साइम अयूब है उसकी एब्सेंस ने हमें वाकई बड़ा हर्ट किया। कि वो कह रहे थे कि मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमारा ओपनिंग बैट्समैन है और फिर उससे कम से कम 7 से 8 ओवर तो साइम अयूब के पक्के थे, और उसके जाने से हमें मतलब एक डेंट तो पड़ा है। लेकिन ये है कि जो भी बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसके अंदर से मैं यूटिलाइज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। और बॉलिंग के अंदर ये वाकई हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और इसी के ऊपर मैंने बात करनी थी जो कि मैं कर रहा हूँ कि हमारी जो विनिंग के साथ साथ जो मतलब विनिंग कह रहा हूँ मतलब अ, जीत के साथ साथ खामियां जो हैं वो भी उसके ऊपर भी बात करना और उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट करना बड़ी ज़रूरी है। इस चीज़ की एक्नॉलेजमेंट अगर रिजवान ने की है तो मतलब फ्यूचर इज़ ब्राइट इन टर्म्स ऑफ कि जो हमारा स्किपर है उसने आंखें बंद नहीं की हुई, उसको पता है कि यार हमारे लैप्सेस क्या हैं, उसके ऊपर हमें क्या क्या काम करने की ज़रूरत है। तो ये बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है टीम के साथ। और फिर जिस तरह से लोग खुशदिल शाह के ऊपर बड़ी बात कर रहे थे, अब मैं ये आपको दिखाता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो लाइव स्कोर्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके अंदर आज पाकिस्तान टीम में बॉलिंग के अंदर जो जो जिस से क्या क्या परफॉर्मेंसेज हुई, क्योंकि खामियों की बात हो रही है तो खामियों में हमारी बॉलिंग जो है वो सर फहरिस्त है। क्योंकि बैटिंग में तो बाबर ने भी अच्छा स्पार्क में नजर आया, ये अलग बात है कि वो फिनिश नहीं कर पाए, लेकिन हमें फेंटी सही पड़ी है। बवुमा ने 82 माने 96 पे, 22 पे टोनी ने, और फिर 84 बॉलों पे 83 बनाया मैथ्यू ने। फिर क्लासन ने जो है 87 मारा 56 पे, जिसका हमें 155 के स्ट्राइक रेट के साथ बड़ा डेंट पड़ा, जिसकी वजह से हमें 350 स्कोर पड़े। फिर मोल्डर जल्दी आउट हो गए, फिर इन्होंने बड़ा मारा हमें, कायल ने बड़ा मारा। तो कायल के बाद फिर ये हम अब बॉलिंग की एनालिसिस करते हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग में क्या। अब शाहीन शाह अफरीदी बहुत अच्छी इकॉनमी में जा रहे थे, लेकिन एंड के ओवरों में पिछले मैच में भी इसको आखिरी एक ओवर में मेरे ख्याल 25 स्कोर पड़ा, और आज भी इसने कोई 23-24 स्कोर खाया है एक ओवर के अंदर। तो जिससे आप ये देख सकते हो कि 10 ओवर में अगर ये 22-23 स्कोर कम हो तो इसकी इकॉनमी 4 पे आ जाए, लेकिन वो स्कोर खाने के बाद इसकी इकॉनमी बढ़ गई। तो शाहीन शाह अफरीदी को डेथ ओवर्स में बॉलिंग देखने की ज़रूरत है। नसीम शाह पिछले मैच में विकेटलेस रहे, इसके अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, लेकिन इसमें भी रन्स खाए। बीच बीच में फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे अपनी लाइन लेंथ को लेके, जब बैट्समैन उनको अटैक कर रहा था बॉल उनकी जो लाइन लेंथ है वो ख़राब हो जाती थी, आगे पिच कर देते। तो शाहीन नसीम का लेंथ बॉल जो है वो बहुत कमाल पड़ता है। तो नसीम को आई थिंक लेंथ बॉल के ऊपर ही अपना वो करना चाहिए, ज़्यादा आगे पिच नहीं करनी चाहिए जब तक उनको ये कॉन्फिडेंस फील ना हो कि हाँ बॉल स्विंग हो रहा है और बॉल तेज़ जा रहा है। जब तक उनको अपनी पेस के ऊपर कॉन्फिडेंस ना हो तो बॉल आगे नहीं करना चाहिए। और यही हुआ कि बॉल जब उनकी एवरेज बॉल 138 139 पे जब जा रही थी उसके ऊपर वो आगे करने की कोशिश करते थे तो उनको शॉट पड़ती थी। तो हाफ बॉलिंग अगर लेस पेस पे स्विंग भी ना हो रहा हो, बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस में हो, तो फिर नसीम शाह को मार पड़ेगी। इस चीज़ के ऊपर नसीम शाह को भी काम करना है। अबरार अहमद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि पूरी स्क्वाड के अंदर इन्होंने एक स्पिनर रखा है, लेकिन इसके अंदर मेरे दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं। 2023 के वर्ल्ड कप जो इंडिया के अंदर हमारी टीम गई थी तो पूरी पाकिस्तान क्रिकेटिंग नेशन जो है वो ये शोर मचा रहा था कि इब्रार को खिलाओ, इब्रार को खिलाओ, इब्रार को खिलाओ। मैं उन लोगों में नहीं था, लेकिन ये है कि लोग शोर मचा रहे थे। अब इब्रार को शोर मचा के लोगों ने इन्होंने खिला ही दिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, तो अब लोग कह रहे हैं कि सिर्फ इब्रार को क्यों, इब्रार को क्यों।
और इब्रार अहमद ने भी अपने एज अ मिस्ट्री स्पिनर कोई ऐसा इम्पैक्टफुल इनिंग्स अभी तक नहीं खेली कि उन्होंने किसी भी टीम को इतना डिस्टर्ब किया हो कि उन्हें समझ ही ना आ रही हो उनकी बॉल। तो हर टीम को उनकी बॉल समझ आ रही है। वो आप देखो 6 की इकॉनमी के साथ विकेट लिस्ट लेना, बीइंग द ओनली स्पिनर इन द पाकिस्तान स्क्वाड, दैट टेल्स यू अ लॉट कि पाकिस्तानी यानी कि स्पेशलिस्ट स्पिनर की क्या वर्थ है इन टर्म्स ऑफ कंपेटिटिव टीम्स। तो फिर कंपेटिटिव टीम्स तो फिर आपको विकेट नहीं देंगी अपनी। तो इब्रार अहमद का भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि सुफियान मुकीम को इन लोगों ने छोड़ दिया। तो सुफियान मुकीम को छोड़ने के बाद इब्रार अहमद की सिलेक्शन करना, साजिद खान आपके पास थे, नौमान अली आपके पास थे, उनको छोड़ के आप इब्रार को लेके आए हो, तो अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हसनैन बहुत ही बिलो एवरेज रहे, 8 ओवर करवाए, 72 रन खाए, 9 की इकॉनमी के साथ मार खाए, विकेटलेस रहे। मैं अगर पर्सनली स्पीकिंग देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल मतलब एनालिसिस, मैं अब्बास अफरीदी को इससे ज़्यादा अच्छा रेट करता हूँ, क्योंकि अब्बास अफरीदी का आप पिछले 1 साल की 1.5 साल की बॉलिंग अगर उठा के देखें, या इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक हो, वो बंदा ना सिर्फ विकेट लेके देता है, वो बंदा इकॉनमी भी अपनी ठीक रखता है। जिस तरह हारिस रऊफ है ना, वो विकेट लेके देगा तो उसको मार भी पड़ जाएगी। अब्बास अफरीदी ऐसा नहीं है, वो विकेट भी लेके देगा, वो इकॉनमी भी अपनी मेंटेन रखेगा, वो फिर बैटिंग के अंदर भी आपका हैंडी हो जाता है। तो हसनैन को तो मैं समझता ही नहीं था कि इसकी सिलेक्शन होनी चाहिए थी। तो हसनैन ने आज फिर वही, जब जितना भी उसको मौका मिल रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, उसकी वो परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही विद द बॉल जो उससे एक्सपेक्टेशंस की जा रही है एज अ सक्सेसर ऑफ शाहीन, हारिस रऊफ। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हसनैन के फिगर्स के अंदर। देखो 72 रन 8 ओवरों में, ठीक है, और विकेटलेस रहना, तो दैट डजंट जस्टिफाई योर प्लेस इन द प्लेइंग 11। तो हसनैन का बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। फिर सलमान आगा 5 ओवर कराए, 33 रन दे, ठीक है जी, एवरेज है, क्योंकि एक बॉलर आपको इस्तेमाल करना था। खुशदिल शाह वॉज द मोस्ट प्रॉमिसिंग बॉलर आउट ऑफ द ऑल बॉलर्स यूटिलाइज्ड इन टुडेज गेम। ही वेंट विद 5.5 की इकॉनमी और 1 विकेट भी उन्होंने ली। तो खुशदिल शाह पे क्वेश्चन जो लोग भी कर रहे थे उनके लिए बड़ा एक सामने उनके, मैं क्या कहना चाहूँ, मतलब बुरा लफ्ज़ आ रहा है, लेकिन खैर छोड़ देते हैं, इग्नोर करते हैं। तो ये है आपके लिए खुशदिल शाह। एक गेम की बेस पे खुशदिल शाह को जज करने वालों, देख लो खुशदिल शाह जो बीपीएल में परफॉर्मेंस दे सकता है वो पाकिस्तान के लिए भी दे सकता है। एक आध गेम में इंसान का बुरा अच्छा हो जाता है, और फिर ये याद रखें कि ये बैटिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। बॉलिंग के अंदर अगर आपको इस तरह के फिगर्स की, जिसमें मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर आपकी टीम के अंदर रह गया एज अ बैटिंग ऑलराउंडर, तो इससे बढ़कर आपकी को और क्या चाहिए। तो खुशदिल के अलावा फिर पाकिस्तान की बैटिंग जो स्टार्ट हुई, बड़ी कमाल किस्म की बैटिंग स्टार्ट हुई। हर बंदा जो है यूटिलाइज कर रहा था, क्योंकि जब 352 पड़ा हुआ था तो हमें मतलब वाकई फील हो रहा था कि यार बहुत नामुमकिन सी चीज़ है। लेकिन बाबर ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया, क्लसन ने जो है बहुत मारा, बहुत मारा, ऐसा ऐसा मारा कि बनाए तो अब बंदा ही परेशान हो जाएगा यार ये क्या सीन पड़ गया। लेकिन फिर ये है कि उनके बाद फिर तो सारा टोटल शो ही सलमान अली आगा का और मोहम्मद रिजवान का रहा। बिल्कुल यार कैलकुलेटेड रिस्क लिए, शॉट्स बड़ी अलाइंड थी, कोई मतलब रिस्क टेकिंग शॉट नहीं थी, मतलब रिस्क लिया लेकिन क्या ले लक चल गई है, वरना क्योंकि। लेकिन ये आपको एक बात मैं आपको बताऊं जो कि इस टाइम कोई भी पूरे यूट्यूब पे नहीं करेगा, वो ये कि ये जो इस तरह की इनिंग्स होती है ना, ये वंस इन 5 ईयर्स कह लो आप, मतलब ये 5-6 सालों के अंदर एक इनिंग्स होती है। तो इसके अंदर आप इतने मगन ना हो जाओ कि यार हमने कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कमाल किया कि चैंपियंस ट्रॉफी में ही भूल जाओ। अब अगर ये कराची के अंदर ये फॉर्म में आए हैं मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा, तो इनका अब ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर अपनी ये फॉर्म बरकरार रखें और पाकिस्तान टीम को सक्सेस दिलाएं। रिसेंटली मैच से पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मोहम्मद रिजवान की, उसमें भी इन्होंने सब लोगों से ये दरख्वास्त की थी कि यार आप लोग हमसे ये हारने की तवक्को ना करो, जब जीतने की तवक्को करोगे तो हम जीतेंगे। जब आप हार की अल्लाह ताला जो है, जो आप उससे मतलब एक्सपेक्ट करते हो उसी शेप में आपको रिटर्न मिलता है, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस जीत की होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह हम चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतेंगे। तो एक्सपेक्टेशंस ये बिल्कुल उन्होंने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, और वही हुआ कि एक्सपेक्टेशंस जब आपकी जीत की हो तो फिर उसमें आपको एक अच्छा रिटर्न भी मिलता है। तो ये बहुत बड़ी खुशाइन बात है
कि मोहम्मद रिजवान की भी सेंचुरी हुई और फिर सलमान अली आगा की भी सेंचुरी हुई, और इन दोनों की केमिस्ट्री, एक कैप्टन है एक वाइस कैप्टन है, उन दोनों का अप फ्रंट से लीड करना, ना सिर्फ लीड करना इन टर्म्स ऑफ बैटिंग बल्कि फिनिशिंग, क्योंकि हमारे यहाँ यही कहा जाता है कि चाहे वो रिजवान हो या बाबर हो या अपर ऑर्डर बैट्समैन हो, वो फिनिश नहीं कर पाते। हम ज़्यादा रिलाई करते हैं खुशदिल शाह, आसिफ अली या मतलब लोअर मिडल इरफान खान नियाजी, या जो फिनिशर के रोल पे कर रखा होता है कि उन उस इसी बैट्समैन से तवक्को होती है कि भाई वो फिनिश करेगा, जो कि बड़ी गलत है। विराट कोहली, रोहित शर्मा या दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स वो अपर ऑर्डर खेलते हैं और वो मैच फिनिश करते हैं। तो ये बड़ी प्लस पॉइंट थी कि इन दोनों ने अगर मैच को रीड किया शुरू के अंदर 91 फॉर 3, वहाँ से अपनी आहिस्ता आहिस्ता जगह बनाई और फिर उस रिदम को टूटने नहीं दिया। तो बाबर आजम के बारे में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद रिजवान से क्वेश्चन हुआ रिगार्डिंग कि भाई मोहम्मद रिजवान, आप बाबर आजम से की फॉर्म वापस नहीं आ रही तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो शुरू में टच आए लेकिन विकेट आउट हो गए। तो उन्होंने ये बात की कि यार असल में हमारी एक्सपेक्टेशंस बाबर आजम से इतनी हाई है, क्योंकि वो इतनी उसने सेंचुरीज मारी हुई है, तो हमारा दिल करता है कि हर मैच में वो सेंचुरी मारे, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन यह है कि उन्होंने कहा कि उसकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं टीम के साथ बैटिंग के अलावा, तो वो भी बड़ी वो चीज़ है, तो वो इंशाल्लाह जल्दी अपने टच में आ जाएगा। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस है ना सिर्फ आपकी एज अ कॉम, बल्कि मेरी एज अ कैप्टन भी उससे बड़ी एक्सपेक्टेशंस है, और उस पर जो प्रेशर है वो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि वो इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है, इतनी लोगों की उससे एक्सपेक्टेशंस हैं, तो इसीलिए वो जस्टिफाइबल एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि वो है ही इतना बड़ा प्लेयर। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हर मैच में सेंचुरी बनाएगा। तो शाहीन के साथ रिजवान की बॉन्डिंग और रिजवान ने जिस तरह से टीम को जल करना शुरू कर दिया, दैट इज़ क्वाइट पॉजिटिव स्पिरिट के, मतलब कि जिस तरह से टीम को हो रही है। और ये कुछ तस्वीरें हैं पोस्ट मैच उसकी सेरेमनी की, उसके अंदर एनर्जेटिक बैटर ऑफ द मैच जो है इसको दिया गया है। फिर सलमान अली आगा को ये स्ट्राइकर ऑफ द मैच, रिजवान आगा, मतलब ज़्यादातर इन्होंने ही में ये मैच। फिर क्लासन को भी दे दिया गया, मतलब जिन जिन ने मारे हैं छक्के छुक्के उनको सबको ही ऑलमोस्ट कुछ मिला है। बाकी इनका पोस्ट मैच इंटरव्यू के बारे में मैंने तो आप लोगों को बताया, फैंस बड़े ओवरली जॉयड थे, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी इनसे क्वेश्चन हुआ। तो ये थी वीडियो। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ और एडिट होना चाहिए या ऐसा फील होता है कि कोई ऐसा पॉइंट जो मैंने मिस कर दिया, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।